नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान के एकीकरण में जो अगले चरण हुए हैं, आगे की जो हमारी राजस्थान की रियासतें हैं जिनका राजस्थान में विलय हुआ है, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमने जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने मत्स्य संघ के बारे में पढ़ा था और राजस्थान की एकीकरण के शुरू होने से पहले राजस्थान की विभिन्न रियासतों के द्वारा एकीकरण में जो प्रयास किया गया था उनके बारे में भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। हमारी जो क्लासें हैं वो आरबीएसई और एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की, उनके नोट्सों पर आधारित है। इसके अलावा हर चीज़ को बड़े ही विस्तार पूर्वक से उसे समझने के लिए हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकों को भी इसमें शामिल किए हैं। तो इसमें आपको इस प्रकार की लाइनें मिलेगी जिससे आप बड़ी ही आसानी से उन चीज़ों को समझ सकेंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि एग्ज़ाम किस प्रकार के आ रहे हैं। रटने के बजाय समझ पर आधारित है और वन लाइनर का तो ज़माना बहुत पीछे बीत चुका है। तो आपको उस चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए और हमारी जो क्लासें हैं वो इसी ध्येय पर आधारित है और आप सभी के लिए निःशुल्क है। ठीक है साथियों, आप लगातार हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे तो हम और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो। ठीक है, इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है आरबीएसई एनसीईआरटी नोट्स के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हमारी जो क्लासें हैं उनके नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए जाते हैं और इसके अलावा जो शिक्षा विभाग से महत्वपूर्ण जो सूचना है वो भी वहाँ पर आपको अपडेट दे दी जाती है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में हमने मत्स्य संघ को पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अब राजस्थान संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो संघ के राज प्रमुख ये पिछला पेज ही है। चलिए एक बार देख लेते हैं मत्स्य संघ के बारे में। मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था वो थे महाराज उदयभान सिंह धौलपुर के। उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराज गणेश पाल करौली को। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था और अलवर के शोभाराम कुमावत को ही मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और मत्स्य संघ नाम रखने के पीछे किसकी सिफारिश थी? तो वो थे KM मुंशी। इसके अलावा मत्स्य संघ के जो चारों रियासतें थी उन चारों रियासतों से एक एक व्यक्ति को लेकर के मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? गोपीलाल यादव, मास्टर भोलेनाथ अलवर से, मंगल सिंह धौलपुर से और चिरंजीव लाल शर्मा करौली से। ये सभी चारों व्यक्ति शामिल थे, जिसमें शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। चलिए अब हम जो राजस्थान का एकीकरण का द्वितीय चरण है राजस्थान संघ, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि राजस्थान संघ भी नाम मिलता है इसका और कहीं पर इसका नाम है संयुक्त राजस्थान भी मिलता है। कई किताबों में राजस्थान संघ और कई किताबों में संयुक्त राजस्थान है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी जो आरबीएसई की किताब है वो यही कहती है कि द्वितीय चरण का नाम राजस्थान संघ था, परंतु हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है वो कहता है कि संयुक्त राजस्थानी राजस्थान संघ का। तो सबसे पहले आपको यही बात याद रखनी है, किताब वाली जो कक्षा 9 की किताब है उसमें ये बात लिखी गई है कि द्वितीय चरण का नाम राजस्थान संघ था, तो आपको राजस्थान संघ ही याद रखना है। ठीक है, तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। और इसे अच्छी प्रकार से अगर याद करना चाहते हो तब आप याद रखना कि जिस संघ में उदयपुर शामिल हुआ था ना जिस चरण में, वो था संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तो तारीख भी इन संघों की महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि नाम सेम रख दिए जाते हैं और तारीख अलग अलग होती है। तो ठीक है, तो आपको तारीख भी ध्यान होनी चाहिए। राजस्थान संघ 25 मार्च और संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल को। चलिए हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। रियासती विभाग ने क्या किया था कि 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा को मिलाकर के राजस्थान संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था। किसने? रियासती विभाग के अध्यक्ष
सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने सचिव थे। इन्होंने क्या किया कि जो राजस्थान की छोटी छोटी रियासतें हैं इन सभी को एकीकरण करके इनका एक संघ बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा राजस्थान संघ। ठीक है, आप इन रियासतों को एक सिंपल से ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो। वो ट्रिक क्या है कि आप नोट कर लेना, कोज्जा बाबू डुबे पर साहा किशन न टोके। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, कोज्जा बाबू डुबे पर साहा किशन न टोके। ठीक है, आप इस क्लास को एक बार वापस बैक करके भी देख लेना। कोज्जा से को से कोटा, जा से झालावाड़, बाबू बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, डुबे डू से डूंगरपुर, डुबे पर से प्रतापगढ़, साहा किशन न टोके, साहापुरा, किशनगढ़ और टोंक। ठीक है, तो ये राजस्थान की 10 रियासतें थी जिसका द्वितीय चरण में एकीकरण हुआ था। इसके अलावा एक चीज और थी कि एक ठिकाना भी था जिसका नाम है कुशलगढ़। तो वो किसके अधीन था? बांसवाड़ा के अधीन था। तो कुशलगढ़ का भी राजस्थान के द्वितीय चरण में विलय हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन रियासतों में जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी कोटा। कौन सी थी? कोटा रियासत थी। अतः रियासती विभाग ने क्या किया, इस संघ का जो राज प्रमुख है कोटा के महाराज भीम सिंह द्वितीय को बना दिया गया था। परंतु इस चीज को बूंदी का शासक सह नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि कोटा नवीनतम राज्य था और बूंदी पुराना था। कोटा बूंदी से ही पृथक होकर के बना था। तो जो बूंदी के तत्कालीन शासक थे बहादुर सिंह को यह विचार बहुत ही अपमानजनक लगा था और उसे यह पसंद भी नहीं आया था और उन्होंने इस चीज का विरोध भी किया था। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या किया था कि कोटा के शासक को राज प्रमुख न बनाए जाए, इसके लिए उन्होंने मेवाड़ के शासक, उदयपुर के शासक भोपाल सिंह से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। उन्हें समझाने का प्रयास किया था कि आप भी इसी संघ में शामिल हो जाओ। अगर आप इस संघ में शामिल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ही राज प्रमुख बनाया जाएगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगी, हमारी जो नाराजगी है, हमारी जो अपमानजनक स्थिति है वो हमारे सामने नहीं आएगी और हम बड़े ही खुशी के साथ इस संघ में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इस पर बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने इसका विरोध भी किया था, परंतु बाद में बूंदी के महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया था, जिसके बाद में बूंदी के महाराव ने इस चीज को स्वीकार भी कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन्हीं रियासतों में से एक रियासत थी बांसवाड़ा, जिसके महाराव थे चंद्रवीर सिंह, जिन्होंने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जो आज तक हमारी जो परिवार था, राज परिवार था, जिस वंशानुगत पद्धति या जिस राजतंत्र पर आधारित शासन कर रहा था, वो अब मुझे लगता है कि जल्द ही समाप्त होने वाला है। क्योंकि भारत आजाद हो चुका था और लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनता के हर एक नागरिक के, हर एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया जाए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आप और भी याद रखना है, इसमें डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह को भी उपराज प्रमुख बनाया गया था द्वितीय चरण में। राजस्थान संघ में 2 उपराज प्रमुख थे, एक बूंदी का बहादुर सिंह और दूसरा डूंगरपुर का शासक है लक्ष्मण सिंह। इसके बाद में 25 मार्च 1948 को कोटा में एनवी गाडगिल के द्वारा राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया था। पहले चरण का भी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया था। ठीक है, वो 18 मार्च को किया गया था, लेकिन द्वितीय चरण का उद्घाटन 25 मार्च को कोटा में किया गया था एनवी गाडगिल के द्वारा। यह भी पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में शाहपुरा के गोकुललाल असावा को राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। जिस प्रकार मत्स्य संघ में शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार शाहपुरा के गोकुल लाल असावा को राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे कि कोटा इसमें सबसे बड़ी रियासत थी, इसलिए कोटा को राजधानी भी बनाया गया था। तो राजस्थान संघ की राजधानी कौन थी? कोटा। और मत्स्य संघ की राजधानी कौन थी? अलवर। ठीक है, ये याद रखना है।
इसी संघ का जो क्षेत्रफल है वो कितना था, 16,807 वर्ग किलोमीटर वर्ग मील में था। जनसंख्या यहाँ की 23.5 लाख थी और यहाँ की जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी, 1.90 करोड़ रुपए थी। ठीक है, ये भी पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, इसी संघ का एक उपराज प्रमुख डूंगरपुर के शासक है लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था, महारावल लक्ष्मण सिंह। अब मैंने जो हमारी पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक रियासतों के जो शासक हैं उनका नाम आपको याद रखना है। याद रखने का जो तरीका था वो भी बताया था कि आप रोज 1 या 2 रियासतों के शासकों को याद कर लोगे, इससे आपका समय का भी बचाव होगा, आपके दिमाग पर जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि बड़ी चीज़ होती है जो हमारे समझ में नहीं आती है और जिन्हें याद करने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, एक जैसी होती है, तो उनके लिए सिंपल सा तरीका यही है कि जैसो हम शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं, सरल से कठिन की तरफ है, संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ है। तो उसमें क्या है कि आप पहले उसे छोटे छोटे भागों में बांटो और उसके बाद में उसे आसानी से याद करो और अंत में उनको एक साथ जोड़ दो। ठीक है, तो इन शिक्षण विधियों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और उन नियमों को अपने ऊपर लागू भी करना चाहिए। चाहे साइकोलॉजी हो या शिक्षण विधि हो, तो इनमें वही बातें लिखी गई है जो हमारे लिए उपयोगी है। तो इन्हें पढ़ने के साथ साथ आप इन्हें समझना का भी प्रयास करना और इन्हें अपने आप पर लागू करना। जिस दिन आप साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों को अपने ऊपर लागू करना सीख जाओगे ना, तो आप ये समझ लेना कि आपकी साइकोलॉजी और शिक्षण विधि एकदम पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। आपके उसमें प्रश्न है गलत होने के जो चांस है वो एकदम बहुत कम है। ठीक है, तो ये था राजस्थान संघ द्वितीय चरण। राजस्थान संघ द्वितीय चरण का उद्घाटन कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी रियासत थी, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, टोंक और डूंगरपुर, इन सभी रियासतों को मिलाकर के राजस्थान संघ बनाया गया था। कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख और डूंगरपुर और बूंदी के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा कोटा को राजधानी भी बनाया गया था और बांसवाड़ा के शासक ने कहा था, चंद्रवीर सिंह ने, कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसका उद्घाटन कोटा में NV गाडगिल के द्वारा किया गया था। शाहपुरा के गोकुल लाभ असावा को प्रधानमंत्री भी चुना गया था और इस संघ का जो क्षेत्रफल है वो 16,807 वर्ग मील, जनसंख्या 23.5 लाख और वार्षिक आय 1.90 करोड़ रुपए थी। ठीक है, ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम अगले चरण के बारे में चर्चा करते हैं। अगला चरण है संयुक्त राजस्थान। और इस संघ में क्या हुआ था कि राजस्थान की एक ही रियासत थी जिसको राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया और उसका नाम संयुक्त रूप से संयुक्त राजस्थान रख दिया गया था। क्योंकि उसमें प्रारंभ में जो राजस्थान संघ में जो रियासतें शामिल थी उसमें एक रियासत को और शामिल कर लिया गया था और उस रियासत का नाम था उदयपुर और बाद में यह संयुक्त राजस्थान के नाम से एक अलग से चरण गठित कर लिया गया था। बात करते हैं कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था, तो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था और उदयपुर को राजस्थान संघ में शामिल किया गया था। उदयपुर के उस समय जो तत्कालीन शासक थे वो थे महाराणा भूपाल सिंह। इन्होंने सबसे पहले स्वयं को पृथक रखा था। ठीक है, पृथक क्यों रखा था इसके बारे में मैंने कल बताया था कि रियासती विभाग ने एक मानदंड निर्धारित किया था। 1 करोड़ रुपए वार्षिक आय और 10 लाख की जिनकी जनसंख्या होगी वो अपना पृथक अस्तित्व रख सकेगी और इसी में उदयपुर भी एक रियासत शामिल थी। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और बीकानेर भी थे। तो उदयपुर के शासक ने स्वयं को पृथक रखने का निश्चय किया था, परंतु बाद में कुछ इस प्रकार की स्थिति हो गई थी कि आम जनता ने प्रजामंडल और उत्तरदायी जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनके नेतृत्व में आंदोलन कार्य प्रारंभ कर दिए थे, जिससे दंगा प्रसाद भी होने लगे थे। इससे क्या हुआ कि महाराणा भूपाल सिंह ने अपने दीवान प्रधानमंत्री राममूर्ति की अनुशंसा पर क्या किया कि हम अपने आप को राजस्थान संघ में विलय कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो जनता हमारे विरोध में आ गई है तो वो उनकी महत्वाकांक्षा है वो हमारे विरोधी हो चुकी है। अगर
हम उस राजस्थान संघ में शामिल हो जाएंगे तो जनता हमारे पक्ष में हो जाएगी, और जनता जिसके पक्ष में है राज उसी का होगा। परंतु इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो मंत्रिमंडल गठित किया जाएगा, जो उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा, वहां पर सिर्फ हमारे व्यक्ति ही बैठेंगे। प्रजामंडल के जो सामाजिक कार्यकर्ता है जैसे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल ब्याह, इन सभी का कोई योगदान उसमें नहीं रहेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ के शासक ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, आगे क्या हुआ था, आगे स्थिति और चेंज हो गई थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह ने स्वयं को पृथक रखने की घोषणा की थी। ठीक है, इस पर मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था कि मेवाड़ की जो 20 लाख जनता है उनका भाग्य निर्धारण करने का अधिकार केवल महाराणा साहब और उनके प्रधान सर राममूर्ति को नहीं है। ठीक है, जब मेवाड़ के महाराणा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिए थे, तब प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था कि मेवाड़ की जो 20 लाख जनता है उनका भविष्य के बारे में फैसला लेने वाले महाराज और उसका प्रधान सर राममूर्ति, ये दो ही काफी नहीं है। उनकी जनता का जो भविष्य का है सवाल है वो जनता स्वयं ही करेगी, वो उन पर छोड़ दिया जाएगा, और वहां पर राजस्थान संघ में उदयपुर को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इससे मेवाड़ महाराणा और प्रजामंडल के बीच में एक प्रकार का गतिरोध भी उत्पन्न हो गया था। इस पर महाराणा ने सर राममूर्ति तथा मोहन सिंह मेहता को दिल्ली भेजा था तथा उनके साथ 23 मार्च को यह सूचना भी भेज दी थी कि मेवाड़ राजस्थान संघ में विलय होना चाहता है। ठीक है, दूसरे चरण का उद्घाटन कब हुआ था? 25 मार्च को। याद रखना, 25 मार्च को हुआ था। मेवाड़ महाराणा ने कब स्वीकृति दी थी कि हम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे? 23 मार्च को। ठीक है, उसके बाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वीपी मेनन ने, इन्होंने कोटा के शासक को कहा भी था कि हम राजस्थान संघ का जो उद्घाटन 25 मार्च को करने वाले हैं उसकी तारीख को हम 10 एक दिन आगे बढ़ा देते हैं। परंतु कोटा के महाराव ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि कोटा के महाराव ने अपने जो आस पड़ोस के राज्य थे, देश विदेश में सभी को आमंत्रित कर लिया था, और जो महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम उत्सव के रूप में इसे रखा गया था, तो उसे आगे सरकाना असंभव था, क्योंकि सभी कार्यकर्ता थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, मेहमान थे, उन्हें सभी को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका था। तो इसलिए कोटा को 25 मार्च को ही उसका उद्घाटन किया गया था, और ये निश्चय किया गया था कि अगले चरण में उदयपुर को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, 23 मार्च को मोहन सिंह मेहता और राममूर्ति को दिल्ली भेजा था। किसने? महाराणा भोपाल सिंह ने। राममूर्ति ने महाराज के जो 3 शर्तें थी वो भारत सरकार के समक्ष रखी थी। कौन कौन सी शर्तें थी? पहली शर्त यह थी कि महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाएगा। इस शर्त को क्या किया था? भारत सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था। उन्होंने कहा था कि रियासती विभाग ने स्वीकार करते हुए यह कहा था कि महाराणा को मृत्यु के बाद में ही यह पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने जो पहली शर्त थी मेवाड़ राज्य की उसको स्वीकार कर लिया था राजस्थान भारत सरकार के द्वारा। चलिए दूसरी शर्त पर जिक्र करते हैं। दूसरी शर्त क्या थी मेवाड़ के महाराणा की? कि संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी है वो कौन होनी चाहिए? उदयपुर को। दूसरी शर्त थी कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाएगा किसे? उदयपुर को। इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया गया और उदयपुर को संयुक्त राजस्थान यानी कि तीसरे चरण की राजधानी बनाया गया था। पहली राजधानी कौन थी? पहले चरण की अलवर, दूसरे चरण की कोटा और तीसरे चरण की उदयपुर। और बाद में वृहत राजस्थान का गठन हो गया था जिसकी राजधानी जयपुर थी, जो बाद में जयपुर ही रही थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो तीसरी शर्त थी वो ये थी कि सबसे पहले रियासती विभाग ने यह निश्चय किया था कि किसी भी रियासत को जो पीरवी प्रस के रूप में जो वार्षिक भुगतान किया जाता है खर्चों के लिए, वो 10 लाख रुपए से अधिक नहीं दिया जाएगा। परंतु मेवाड़ के महाराणा ने कहा था कि हमें 20 लाख रुपए
पृथ्वी परस के रूप में दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो परंतु रियासती विभाग का जो नियम जो पहले ही निर्धारित कर लिया गया था वो 10 लाख रुपए का था, परंतु कैसे करके रियासती विभाग के सदस्यों के द्वारा इसका भी तोड़ निकाल दिया गया था। वो किस प्रकार था, चलिए देखते हैं। इस शर्त पर रियासती विभाग ने प्रारंभ में ही तय कर दिया था कि किसी भी रियासत को पृथ्वी परस के रूप में राशि 10 लाख रुपए से अधिक नहीं दी जाएगी। ये एक शर्त थी रियासती विभाग की, परंतु रियासती विभाग ने इस शर्त का रास्ता खोजते हुए महाराणा को 10 लाख रुपए तो पृथ्वी परस के रूप में वार्षिक रूप में दे दिए। इसके अलावा 5 लाख रुपए राज प्रमुख के पद का भत्ता का रूप में दे दिया गया। उदयपुर के शासक को राज प्रमुख बनाया गया था तीसरे चरण में। ठीक है, तो 5 लाख रुपए उनके पद के रूप में। इसके अलावा मेवाड़ जो राजवंश था वो प्राचीन राजवंश था राजस्थान का और बहुत बड़ा राजवंश था, तो उनके लिए 5 लाख रुपए धार्मिक कृत्यों में खर्च करने के लिए स्वीकार कर लिए गए थे। इस प्रकार मेवाड़ के महाराणा की जो तीनों शर्तें थी वो रियासती विभाग के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। ये तीनों शर्तें कौन कौन सी थी कि पहला, मेवाड़ का महाराणा ही आजीवन राज प्रमुख रहेगा। ठीक है, रियासती विभाग ने इसे भी स्वीकार कर लिया। दूसरा शर्त थी कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बनाई जाएगी, इस चीज को भी स्वीकार कर लिया गया। और तीसरी शर्त क्या थी कि 20 लाख रुपए पृथ्वी परस के रूप में दिए जाएंगे, जो भी रियासती विभाग ने किसी न किसी रूप से उसका रास्ता निकाल दिया था और उनकी इस मांग को भी स्वीकार कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि 5 अप्रैल को मेवाड़ में प्रजामंडलों के नेतृत्व में हड़तालें शुरू हो गई थी और इस भीड़ पर पुलिस ने गोलियां भी चला दी थी, जिससे 2 विद्यार्थी, एक का नाम शांतिलाल और दूसरे का नाम आनंदीलाल, घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण थे उस क्लास में और प्रजामंडल के क्लास में भी हमने इनके बारे में जिक्र किया था कि शांतिलाल और आनंदीलाल, इनका संबंध किस रियासत से है, तो मेवाड़ रियासत से है। और इनकी मांग क्या थी कि मेवाड़ को राजस्थान संघ में शामिल किया जाए। इसी गोलीकांड के बाद में महाराणा को जब ऐसा लगा कि स्थिति हाथों से निकलती जा रही है, तब उन्होंने 11 अप्रैल आनंद फानन में ही मेवाड़ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे। अब ये जो तारीखें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है, आपको ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। जैसे पहले चरण में हमने देखा कि 28 फरवरी को ही जो राजस्थान की चारों रियासत थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ने हस्ताक्षर कर लिए थे। इसके बाद 3 मार्च को राजस्थान संघ वाली रियासतों ने, और इसके बाद में 23 मार्च को तो स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, तो वो भी आपको तारीख याद होनी चाहिए। और हस्ताक्षर कब किए थे, 11 अप्रैल को किए थे। कब किए थे, 11 अप्रैल को। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के पीछे रीजन भी यही था मेवाड़ के महाराणा का कि हम राजस्थान से पृथक भी नहीं रहेंगे, राजस्थान संघ में भी शामिल हो जाएंगे और जो मंत्रिमंडल होगा वो अपना होगा। हम जिस प्रकार का आज तक शासन करते आए हैं उसी प्रकार का शासन ही हम आगे करते रहेंगे। परंतु ये चीज जनता के जो नेता थे उनको ये चीज स्वीकार नहीं थी। ठीक है, इसके बाद में संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में किया गया था। पहले चरण का 18 मार्च, दूसरे का 25 मार्च और तीसरे का 18 अप्रैल को। पहले और दूसरे चरण का गौडगिल के द्वारा किया गया था और तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उदयपुर में 18 अप्रैल को किया गया था। और मेवाड़ के महाराणा को इस संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। अब यहाँ पर आप महाराजा प्रमुख मत कर देना, महाराजा प्रमुख चौथे चरण में बनाया जाएगा। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का जो राज प्रमुख था वो थे मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह। ठीक है, इसके अलावा कोटा के महाराव को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था और बूंदी तथा डूंगरपुर के महाराज को कनिष्ठ यानी कि उनसे थोड़ा छोटा नीचे पद का उपराज प्रमुख बनाया गया था। और जो उदयपुर था उसे संयुक्त राजस्थान की राजधानी भी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये राजस्थान का तीसरा चरण है, संयुक्त राजस्थान। इसका किस प्रकार राजस्थान में विलय हुआ था उसके बारे में हमने बड़े ही विस्तार से इसके बारे में चर्चा की है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था।
मणिक्यलाल को प्रधानमंत्री बनाने और मंत्रिमंडल के गठन में उससे भी अधिक जोर लगा था जितने में उदयपुर को राजस्थान में विलय किया गया था, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा की इसी शर्त पर उन्होंने राजस्थान संघ में खुद को शामिल किया था कि हमारा जो मंत्रिमंडल गठित किया जाएगा वो हमारा होगा और उसमें हमारे ही व्यक्ति बैठेंगे, तो हमारा जो शासन जैसा डेरा चल रहा था उसी प्रकार का चलेगा। परंतु जनता को ये चीजें स्वीकार नहीं थी। बहुत बार पत्राचार हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेवाड़ के महाराणा के बीच में, परंतु अंततः यही निर्णय निकला था कि माणिक्यलाल वर्मा को ही मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उसके मंत्रिमंडल में कौन कौन से व्यक्तियों को शामिल किया गया था, तो उसमें था गोकुलराव असावा, जिसे राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, ये शाहपुरा से थे। प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल ब्याह और मोहनलाल सुखाड़िया जो कि उदयपुर से थे। इसके अलावा भोगीलाल पांड्या जो कि डूंगरपुर से थे। इसके अलावा बूंदी से अभिनय हरि को भी, कोटा से अभिनय हरि को शामिल किया गया था और बूंदी से ब्रज सुंदर शर्मा को शामिल किया गया था। राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था किसके नेतृत्व में, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। ठीक है, याद रखना, गोकुलराव असावा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल ब्याह, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या, अभिनय हरि और ब्रज सुंदर शर्मा। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि एक व्यक्ति को वहां का प्रशासनिक अधिकारी यानी कि सचिव नियुक्त कर दिया था, जिसका भी माणिक्यलाल वर्मा और उसके प्रजामंडल ने विरोध किया था। विरोध करने के पीछे कारण क्या था उस पर चर्चा करते हैं, और वो कारण भी बहुत सही था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उसे स्वीकार किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब किसी अपने व्यक्ति को वहां का सचिव नियुक्त किया था, तब माणिक्यलाल वर्मा ने यह कहते हुए उसका विरोध किया था कि मेवाड़ की जो स्थिति है वो यहाँ का ही कोई आम नागरिक समझ सकता है, बाहर का कोई नागरिक नहीं समझ सकता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज को स्वीकृति भी प्रदान करते हैं और अंततः बलवंत सिंह मेहता को संयुक्त राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। किनकी अनुशंसा पर, वर्मा जी की अनुशंसा पर, जिस पर पटेल जी ने प्रारंभ में तो विरोध किया था परंतु बाद में उन्होंने स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। ठीक है, संयुक्त राजस्थान का जो मंत्रिमंडल था उसका कार्यकाल 11 महीने ही लगा था, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 11 महीने में वो काम कर दिया जो किसी सरकार ने 11 सालों में नहीं किया था। क्योंकि मंत्रिमंडल में सदस्य कौन थे, आम जनता में से ही कोई व्यक्ति जो जिसने नेतृत्व किया था वो थे। उन्होंने जनता की जो समस्या थी, उनकी सोच विचार उनको बेखूबी से जानते थे और उन्होंने अपने से ज़्यादा इन जनताओं का कल्याण करने पर अधिक ध्यान दिया था। इसलिए संयुक्त राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में कहा जाता है कि इनका कार्यकाल तो 11 माह रहा था, परंतु इन्होंने वो कार्य कर दिखाया था जो अभी तक 11 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया था। ठीक है, तो इस प्रकार संयुक्त राजस्थान का राजस्थान में विलय हुआ था। यह राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण था। एक बार पुनः देख लेते हैं इसे। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया था, 18 अप्रैल 1948 को। उस समय महाराणा कौन थे, भोपाल सिंह। भोपाल सिंह ने स्वयं को पृथक रखने की घोषणा की थी, परंतु माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था कि मेवाड़ की 20 लाख जो जनता है उनका भाग्य अकेला महाराणा और उसका जो प्रधानमंत्री है राममूर्ति नहीं कर सकता है। परंतु बाद में इससे क्या हुआ कि मेवाड़ के शासक और प्रजामंडल के बीच में गतिरोध पैदा हो गया था। ठीक है, अंततः जब स्थिति हाथों से निकलती देखी तब मेवाड़ के महाराणा ने राममूर्ति और मोहन सिंह मेहता को दिल्ली भेजा था और ये कहा दिया कि 23 मार्च का दिन था और घोषणा भी कर दी कि हम स्वयं को राजस्थान संघ में शामिल करना चाहते हैं। परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या थी कि महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाएगा। इस शर्त को भी भारत सरकार के रियासती विभाग ने स्वीकार कर लिया था। दूसरी शर्त थी कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया गया था। तीसरी शर्त थी कि हमें 20 लाख रुपए प्रीफरेंस के रूप में दिया जाए, परंतु ये जो शर्त थी ये रियासती विभाग के जो नियम थे, शर्त थी, उनके विरोध में थे।
परंतु रियासती विभाग के सदस्यों ने इसका भी एक रास्ता खोज निकाला, जिसमें क्या था कि महाराणा को 10 लाख रुपए तो पृथ्वी प्रंश के रूप में दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 5 लाख रुपए वार्षिक रूप में राज प्रमुख के पद के रूप में और 5 लाख रुपए धार्मिक कृत्यों के रूप में दिए जाएंगे। तो इस प्रकार उनका 20 लाख रुपए वाली शर्त है वो भी रियासती विभाग के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। आगे देखते हैं। इसी बीच 5 अप्रैल को मेवाड़ में प्रजामंडल के नेतृत्व में हड़ताल शुरू हुई थी, जिस पर मेवाड़ सरकार के द्वारा गोलियां चला दी गई थी, जिसमें आनंदी लाल और शांति लाल नामक 2 विद्यार्थी घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे। और इससे स्थिति और ज्यादा नाजुक हो गई। तो मेवाड़ के महाराणा ने 11 अप्रैल को, तारीख याद रखना, 11 अप्रैल 1948 को मेवाड़ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद में इस संघ का उद्घाटन 18 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उदयपुर में किया गया था। मेवाड़ के महाराणा को इस संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। कोटा के महाराव को वरिष्ठ राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और बूंदी और डूंगरपुर के जो शासक थे उनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी भी घोषित किया गया था। इसके बाद में बहुत विरोध करने के बावजूद माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और उसके नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसमें शाहपुरा के गोकुललाल असावा, प्रेम नारायण माथुर, बुरेलाल बेया और मोहनलाल सुकाड़िया उदयपुर से थे, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर से थे, अभिनय हरि कोटा से और बूंदी से ब्रज सुंदर शर्मा को शामिल किया गया था मंत्रिमंडल में। इसके अलावा वर्मा जी ने एक स्थानीय नेता बलवंत सिंह मेहता को भी संयुक्त राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया था, जिस पर पटेल जी ने एक बार तो विरोध किया था, परंतु बाद में उसे स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। याद रखना कि संयुक्त राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था, तो आपका हमारा उत्तर होना चाहिए बलवंत सिंह मेहता को। संयुक्त राजस्थान का जो मंत्रिमंडल था वो केवल 11 माह ही रहा था, परंतु इन्होंने 11 माह में वो काम कर दिखाया था जो कि 11 वर्षों में ही किसी सरकार ने नहीं किया था। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा जो तीसरा चरण है वो कंप्लीट होता है। अब हम चौथे चरण यानी कि वृहत राजस्थान के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में जो प्रयास किए गए थे, किस प्रकार रियासतों को शामिल किया गया था, कौन कौन से प्रमुख नेता थे, ठीक है, इनके बारे में तो हम कल पढ़ेंगे, परंतु इनकी जो शुरुआत की जो 2 से 3 चीजें हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि वृहत राजस्थान का गठन किस प्रकार किया गया था और क्यों किया गया था। जैसा कि हमने कल की क्लास में हमने जिक्र किया था कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो राजपुताना प्रांतीय सभा थी उसने कहा था कि हम वृहत राजस्थान बनाएंगे, इसके अलावा और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने भी यही कहा था कि हमें एक वृहत राजस्थान बनाना ही होगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों को लेकर के संयुक्त राजस्थान के गठन के बाद में समाजवादी दल के नेताओं में भी वृहत राजस्थान का निर्माण का नारा बुलंद हो चुका था। ठीक है, इस पर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1948 को उदयपुर में एक सार्वजनिक सभा में भी यही घोषणा की थी कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विलंब के हमें वृहत राजस्थान के निर्माण की मांग की जानी चाहिए और उसे सरकार के द्वारा स्वीकृति भी प्रदान कर देनी चाहिए। और इसी घटना के बाद में अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्षता राम मनोहर लोहिया ने भी एकीकृत राजस्थान की मांग की थी। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखने वाले इस जो पॉइंट है वृहत राजस्थान में 3 पॉइंट बताता हूं, वो तीनों पॉइंट ही बेहद महत्वपूर्ण है। कि सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने वृहत राजस्थान निर्माण करने का प्रयास किया था और मांगे रखी थी, वो थे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। इन दोनों व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं और इनकी जो पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, उसका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में जो अगला पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान आंदोलन समिति वृहत राजस्थान के गठन करने के लिए गठित की गई थी, किसके अध्यक्षता में, तो राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना है, यह भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अभी तक है
एक बार प्रश्न पूछा गया है, परंतु आगे के जो एग्जाम है, भविष्य में जो एग्जाम होने वाले हैं, उसमें पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो ठीक है साथियों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और स्क्रीन पर आपके सामने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं और हमारी क्लासों का जो मूल ध्येय है वो भी बताया गया है कि हमारी क्लासें वो निःशुल्क है और मूल किताबों पर आधारित है। जो वर्तमान में एग्जाम जिस पैटर्न पर चल रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करके ये क्लासें बनाई गई है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है RBSc NCERT नोट्स के नाम से। ठीक है, तो उसका लिंक भी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।